Hello everyone, welcome to legal classes. Today we are going to discuss Article 14 that is right to equality. इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज। एवी डाइसी ने इसकी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ की बात की है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कांस्टेबल और क्लर्क, कोई भी है, लॉ के सामने हर पर्सन इक्वल है और इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 का बेनिफिट कौन कौन ले सकता है? आर्टिकल 14 का बेनिफिट नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ले सकते हैं, चाहे वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन और एलियन पर्सन, हर बंदा इक्वालिटी डिमांड कर सकता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया है कि द वर्ड पर्सन इन आर्टिकल 14 नॉट ओनली इंक्लूड मेल एंड फीमेल, इट ऑल्सो इंक्लूड हिजरास एंड ट्रांसजेंडर्स। Article 14 mainly uses two expressions, equality before law and equal protection of laws. Equality before law एक English law concept है। इसमें कहा गया है कि it prohibits unequal treatment और equal protection of laws एक अमेरिकन कंसेप्ट है। इसमें equal treatment का डिमांड किया गया है और ये कहा गया है कि लॉ की कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव अप्रोच है, वो इसलिए क्योंकि इसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि इसमें इक्वल ट्रीटमेंट का डिमांड किया गया है। इसके लिए आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है और क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में ये कहा गया है कि अगर हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए कोई फेयर रीज़न होना चाहिए, कोई आर्बिट्ररी और आर्टिफिशियल रीज़न नहीं होना चाहिए। क्लास लेजिस्लेशन में ये कहा गया है, इसमें ये होता है कि लेजिस्लेशन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन सेम क्लास ऑफ पर्सनस, कि मतलब कि जो पर्सन सेम क्लास को बिलोंग करते हैं उनमें ही डिफ्रेंशिएशन की जा रही है, वो क्लास लेजिस्लेशन होता है। इसमें डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें क्या क्या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का रूल 34 को स्ट्राइक किया गया है, जिसमें जो कि आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव है। उसमें ये कहा गया था कि 31 मार्च 1979 से पहले जो पर्सन्स रिटायर हो चुके हैं और 31 मार्च 79 के बाद जो रिटायर होंगे उनकी पेंशन में कुछ डिफ्रेंशिएशन होगी, इसलिए वो क्लास लेजिस्लेशन में फॉल करता है। इसके बाद इस लेजिस्लेशन को अनड्यू इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में कुछ टेस्ट रिकमेंड किए गए हैं। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में ये कहा गया है कि हम अगर कोई किसी क्लास ऑफ पर्सन्स को और किसी भी चीज़ को अगर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके लिए एक फेयर रीज़न होना चाहिए। और रैशनल नेक्सस में ये है कि जो क्लासिफिकेशन की गई है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या रिलेशन है, उसमें उसका रैशनल नेक्सस होना चाहिए, उनमें एक फेयर रीज़न होना चाहिए। अब जो भी हमने पहले डिस्कस किया ये सारा ओल्ड डॉक्ट्रिन है, मतलब 1970 से पहले का कंसेप्ट ना। अब EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में हमें न्यू डॉक्ट्रिन मिला जिसमें रीजनेबलनेस की बात की गई थी और ये आर्बिट्रेरीनेस पे स्ट्राइक करता है। और डॉक्ट्रिन में हमें 2 टेस्ट मिले, अगर इन 2 टेस्ट में हम रीजनेबलनेस ऐड करते हैं तो इससे हमें न्यू डॉक्ट्रिन मिलता है। और जो ये रीजनेबलनेस है ये आर्बिट्रेरीनेस पे स्ट्राइक करती है। यही कंसेप्ट आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें भी रीजनेबलनेस की बात की गई थी और फेयर डिसीजन की बात की गई थी। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही और लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।